जब बहरोज आफंदी के साथी उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के सवालात करने लगे तो मैं चुपचाप उस कमरे से निकला और छत पर जाने वाले रास्ते की तरफ चलने लगा। इस बार किसी से सामना नहीं हुआ। मैं सीधा उस जीने तक पहुंच गया जो छत तक ले जाता था। ऊपर छत की जानिब खामोशी थी। गर्दिश करने वाला हेलीकॉप्टर का पंखा खामोश था। मैं सोच रहा था मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं। पता नहीं हेलीकॉप्टर में भी कुछ लोग आए थे या सिर्फ यहाँ से जाने वाले थे। उसी वक्त मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जीने के नीचे दुबक गया। ज़रा देर बाद ही मुझे किसी की कर्राहें सुनाई दी। मैंने फ़ौरन ही बहरोज आफंदी के दिमाग में पहुँच कर देखा। उसके साथी उसे सहारा देकर जीने के करीब ले आए थे और अब जीने पर चढ़ते हुए छत की तरफ जा रहे थे। छत पर से किसी ने कहा, हमारे दो साथी बहरोज को ला रहे हैं, चलो स्टार्ट करो। उसकी बात ख़त्म होने के चंद सेकंड बाद ही पंखे की गर्दिश करने की आवाज़ सुनाई दी। पहले वो आवाज़ बड़ी आहिस्ता थी, फिर तेज़ होने लगी। पंखे की ये गर्दिश मेरे लिए मुफीद साबित हुई। मैं जीने के नीचे से निकलकर दबे कदमों उनके पीछे जाने लगा। वो इतने शोर में मेरे कदमों की आहट नहीं सुन सकते थे। वो ऊपर पहुंच गए। मैं उनसे ज़रा पीछे था। अगर उनके पीछे पीछे साथ साथ लग कर चलता तब भी पता न चलता। अब ज़ोर की हवा चल रही थी। अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो बहरोज को मजबूती से पकड़े मुखालिफ हवा का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे। पहले उन्होंने उसे ऊपर चढ़ाया। इसके साथ ही मैंने एक गोली चला दी। एक शिकार हुआ। दूसरे ने पलटकर मेरी तरफ फायर किया। मैं फ़ौरन ही पीछे हट गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी नाक के पास से ही गोली गुजरी हो। मुकद्दर साथ दे तो आदमी इसी तरह बाल बाल बचता है। मैं थोड़ी देर तक दम साधे बैठा रहा। फिर मैंने ज़रा सर आगे बढ़ाकर देखा। मुझ पर फायर करने वाला हेलीकॉप्टर में सवार हो रहा था। मैंने एक गोली दाग दी। पता नहीं उसे लगी या नहीं। वो जहाँ था वहीं रह गया था। इतने शोर में पता नहीं चल रहा था। मैंने एहतियातन दूसरी बार गोली चलाई, फिर तीसरी बार। इसके साथ ही उसका बेजान जिस्म हेलीकॉप्टर से गिरकर छत के फर्श पर आ गया। अब वो बुलंद हो रहा था। परवास के लिए छत से उठकर आगे बढ़ता जा रहा था। जो जिंदा सलामत जा रहे थे उन्होंने हाथ निकाल कर मेरी तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी ताकि मैं जवाबी फायरिंग ना करूं और वो दूर निकल जाएं। इस तरह वो सचमुच दूर निकल गए। मैंने छत पर आकर देखा, हेलीकॉप्टर दूर निकल गया था। मैंने एक सिरे से आकर महल के नीचे देखा। दूर तक अहाते के अंदर पुलिस वाले नजर आ रहे थे। उनमें आला बीबी के आदमी भी थे। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, मैं सज्जाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। दुश्मन यहाँ से जा चुके हैं मगर बहुत कम तादाद में फ़रार हो सके। बाकी की लाशें महल के अंदर मिलेंगी। यहाँ के ज़िम्मेदार अफसर महल में दाखिल हो सकते हैं। किसी तरह का ख़तरा नहीं है। मेरे कहते ही बहुत से पुलिस वाले दौड़ते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने लगे। मैंने तमाम महल के अंदर घूमकर ये नहीं देखा था कि दुश्मन मौजूद हैं या नहीं, लेकिन जिस अंदाज में वो फरार हुए थे और छत पर से एक आदमी ने कहा था कि हमारे दो साथी बहरोज को ला रहे हैं, अब चलना चाहिए। इसका मतलब ये था कि उससे पहले बाकी लोग हेलीकॉप्टर में पहुंच चुके थे। बहरहाल यहाँ के पुलिस वाले जब महल के अंदर दाखिल हुए और हर कमरे में झांक कर देख लिया तो इत्मीनान हो गया। कोई दुश्मन जिंदा सलामत नहीं था। जो थे वो मुर्दा थे। पुलिस वाले मेरा बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे, लेकिन आला बीबी के आदमियों ने उन्हें समझा दिया था, मिस्टर सज्जाद का आप लोगों के साथ जाना मुनासिब नहीं है। दुश्मन अब भी यहाँ मौजूद हैं, अगरचे महल में नहीं हैं, लेकिन आपके शहर में हैं। आप बयान लेना चाहते हैं तो इसी शहर के एक होटल के अंदर ले सकते हैं। बहरहाल मैंने अपना बयान दिया। उस दौरान रसवंती ने आकर बताया, लैला को बाहिफाजत अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही है। बहुत तवज्जो से इलाज हो रहा है।
میں نے کہا تم جانتی ہو اسرائیلی حکومت لیلا کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی، تم نے ربی اسفندیار کو چیلنج کیا تھا، لہٰذا اس نے لیلا کو ماسٹر کی کے حوالے کر دیا تھا، اب وہ ہماری پناہ میں ہے، دشمن چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہر حال میں لیلا کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، پتہ نہیں اسرائیلی حکام کی طرف سے اسے ختم کرنے کے لیے ماسٹر کی کو کتنا معاوضہ دیا گیا ہے۔ بہرحال تمہیں اسپتال میں رہنا چاہیے، وہاں کے ایک ایک ڈاکٹر، ایک ایک نرس اور وارڈ بوائے پر نظر رکھنا چاہیے۔ میں جا رہی ہوں، ویسے میں نے سونیا کو سمجھا دیا تھا اور سونیا نے ڈاکٹروں سے کہہ دیا ہے کہ لیلا کے کمرے میں صرف وہی ڈاکٹر، نرسیں یا وارڈ بوائے آ سکتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں۔ آلا بی بی کے آدمیوں نے بندر سری بیگوان کے ایک مہنگے ہوٹل میں میری رہائش کا انتظام کیا تھا، اور انتظام کا طریقہ کار وہی تھا جہاں میرا کمرہ تھا، اس کے آس پاس انہوں نے دوسرے کمرے بھی ریزرو کرا لیے تھے۔ میں محل سے نکل کر ہوٹل میں پہنچا، پھر میں نے رسونتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں ذرا آرام کر رہا ہوں، تم مجھے 2 گھنٹے بعد اٹھا دینا، پھر میں لیلا کی نگرانی کروں گا، تم آرام سے سو جانا، میری فکر نہ کرو، تم آرام سے نیند پوری کر لو۔ میں نے کہا نا، مجھے زیادہ نہیں سونا ہے، صرف 2 گھنٹے آرام کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے 2 گھنٹے اور لے لو، میں ٹھیک 4 گھنٹے بعد تمہیں بیدار کروں گی۔ میں نے سونیا سے پوچھا کیا تم صبح تک اسپتال میں رہو گی؟ ہاں، لیلا کے کمرے میں رات گزاروں گی، میری فکر نہ کرو، تھوڑی سی نیند پوری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے بستر پر آرام سے لیٹ کر اپنے دماغ کو ہدایت دی اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ہمارا جینے کا انداز بھی خوب ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں اور سونیا زندگی اور موت کے درمیان تھے، ہمارے مقابل یوگا کے ماہر تھے، ٹیلی پیتھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ جب لڑنے مرنے پر آمادہ ہو کر آئے تھے تو ہمارا وہاں سے بچ نکلنا مشکل تھا، لیکن کاتب تقدیر نے ہماری موت کب اور کہاں لکھی ہے یہ ہم خود نہیں جانتے، تو دشمن کیسے جان سکتے ہیں؟ ان دشمنوں سے کچھ جان سے گئے اور کچھ فرار ہو گئے۔ اتنی بھاگ دوڑ، اتنی جد و جہد کے بعد میں اپنے بستر پر آ کر ایسے سو گیا تھا جیسے کوئی بات نہ ہوئی ہو۔ نئے اور پرانے دشمنوں سے ٹکرانا، ان سے 2 ہاتھ کرنا، جیسے ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا، شاید 3 گھنٹے تک سوتا رہا۔ رسونتی نے کہا تھا 4 گھنٹے بعد آ کر بیدار کرے گی، لیکن اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کوئی غیر معمولی بات ہوئی تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، پھر رسونتی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ کیا تم میرے پاس آئی تھیں؟ نہیں، میرے دماغ کو پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو پارس پریشان کر رہا ہے، میں اسے سمجھا منا رہی ہوں، ادھر کی بھی فکر ہے، ذرا لیلا کے پاس پہنچ کر دیکھو، ویسے یہ تم وقت سے پہلے کیسے بیدار ہو گئے؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، تم لیلا کی خبر لو، میں معلوم کرتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں رسونتی کے پاس سے واپس آ گیا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے شیبا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ اپنی خوابگاہ میں تھی، وہاں آدھی رات ہو چکی تھی، اسے آرام سے سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ خوابگاہ کے وسط میں کھڑی ہوئی آتش دان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آتش دان کے اوپر میری بڑی سی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے خیالات کو پڑھا، پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے وہ میری تصویر کے بالکل قریب تھی۔ قریب آ کر مجھے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے عشق فرمانے لگی تھی، بات کچھ اور ہی تھی۔ دراصل اس کے دل اور دماغ میں یہ دہشت طاری رہتی تھی کہ میں اور رسونتی اس کے دماغ تک نہ پہنچ جائیں۔ وہ کئی بار ربی اسفندیار سے کہہ چکی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فرحات کہیں آس پاس چھپا ہوا ہے اور اچانک ہی آ کر مجھے دبوچ لے گا۔ آج رات سونے سے پہلے ربی اسفندیار سے پھر اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ ربی نے سمجھایا تھا، دیکھو بیٹی، جس چیز سے جتنا خوف کھاؤ اتنا ہی خوف بڑھتا جاتا ہے، اگر دشمن سے دور بھاگو تو وہ قریب آتا ہوا لگتا ہے، حالانکہ وہ دور ہی رہتا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے
जैसे हर आहट पर वही मौजूद है। ऐसी सूरत में या तो दुश्मन को अहमियत नहीं देना चाहिए या फिर उसका सामना करना चाहिए। रह गई फरहाद की बात, तो उसका सामना तुम नहीं कर सकती और ना ही मैं ये मशवरा दूंगा, लेकिन दुश्मन से मोहतात और महफूज रहने के लिए उसकी स्टडी करना ज़रूरी चाहिए। अगर उससे डर लगता है तो उसकी हिस्ट्री शीट पढ़ो ताकि उसकी कमज़ोरियां तलाश कर सको। रब्बी असफंदियार के यहाँ हम सब की हिस्ट्री शीट मौजूद थी और साथ ही हमारी तस्वीर भी थीं। शीबा ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद पहले मेरी हिस्ट्री का कुछ हिस्सा पढ़ा था, फिर मेरी तस्वीर देखी थी। यूं तो पहले भी कई बार तस्वीरें देख चुकी थी, मगर बेडरूम में तन्हाई मिलते ही उसने मेरी तस्वीर को आतिशदान के ऊपर रख दिया और सामने खड़ी होकर देखने लगी। इसी तरह देखने के दौरान मेरी आंखों में झांकने लगी। ये अमल बेइख्तियारी था। तस्वीर की आंखों में झांकते झांकते यकबारगी मेरे दिमाग में पहुंच गई थी। ऐसे ही वक्त मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। अब वो इतनी देर से ख्वाबगाह के वस्त में खड़ी खौफ से होले होले कांप रही थी। उसने खुद को मेरे दिमाग में महसूस किया था। ये चंद सेकंड की बात थी। वो फौरन ही वापस आ गई थी, लेकिन समझ रही थी कि मेरे दिमाग में पहुंची थी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। क्या मैंने उसके दिमाग को पा लिया है? ये सवाल उसके अंदर गूंज रहा था। क्या फरहाद मेरे दिमाग में पहुंच जाएगा? अब ये सवाल उसे परेशान कर रहा था, बल्कि खौफज़दा कर रहा था। अगर कोई बुज़दिल हो और खौफज़दा भी हो, फिर ऐसे में कोई बिल्ली कहीं से आकर कूद पड़े तो खौफज़दा होने वाले की आधी जान निकल जाती है। उस वक्त उसके आसपास कहीं से बिल्ली आकर तो नहीं कूदी, मगर अचानक खिड़की के पर्दे लहराए, ज़रा ज़ोर की हवा चली, आतिशदान पर रखी हुई तस्वीर ज़रा सी फड़फड़ाई। शीबा की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। उसे यूं लगा जैसे मैं हरकत कर रहा हूँ। फिर वो तस्वीर हवा की जद में आकर वहाँ से उड़ गई। कमरे की इस महदूद फिजा में ज़रा सी लहराई। उसके हलक से चीख निकल गई। हालांकि उसी वक्त तस्वीर फर्श पर गिर पड़ी थी, लेकिन उसे यही लगा जैसे मैं आतिशदान से परवास करता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच गया हूं और उसका गला दबाने ही वाला हूं। वो भागते हुए दरवाजे के पास आई। वहां से पलट कर देखा, आतिशदान पर तस्वीर नजर नहीं आई। चीख मारने के दौरान उसने ये नहीं देखा था कि वो कहाँ गई है। वो सहम कर दाएं बाएं और ऊपर नीचे देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? कहाँ जाकर छुप गया हूँ? उसी वक्त दस्तक सुनाई दी। यकबारगी चीख मारकर दरवाजे के पास से हट गई। दूसरी तरफ से रब्बी असफंदियार की आवाज़ आई, बेटी क्या बात है? दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा रब्बी। उसने फौरन ही आगे बढ़कर दरवाजे को खोलकर रब्बी को देखते ही उससे लिपट गई। वो पिदराना शफकत कभी उसके सर पर हाथ फेर रहे थे, कभी उसे नन्ही सी बच्ची की तरह थपक रहे थे और कह रहे थे, तुम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो। क्या बात है? उसने आतिशदान की तरफ उंगली उठाकर कहा। वो फरहाद था, पता नहीं कहाँ चला गया। ज़रा देर के लिए रब्बी असफंदियार भी चकरा गए। उन्होंने चौंक कर आतिशदान की तरफ देखा, फिर पूछा, तुम क्या कह रही हो? फरहाद आतिशदान के पास कहाँ से आ गया? वो मैंने उसकी तस्वीर रखी थी। तस्वीर? फिर रब्बी ने फर्श की तरफ देखते हुए कहा, तस्वीर तो वहाँ पड़ी है, तुम अपने हवास में रहो, दिल से खौफ को निकाल दो। मुझे सही तौर पर बताओ, तुम तस्वीर की बात कर रही हो या तुमने वाकई अपने ख्याल में या अपने दिमाग में फरहाद को महसूस किया है? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं था। वो तस्वीर वहाँ से उड़कर खुद मेरे पास आ रही थी। उसकी बात ख़त्म होते ही तस्वीर फर्श पर फड़फड़ाती हुई नजर आई और ऊपर उड़ी। रब्बी ने कहा, देखो ये तो अब भी उड़ रही है भाई, खिड़की से तेज हवा आ रही है, कोई भी कागज उड़ सकता है। तुम्हें डर लग रहा था तो खिड़की को बंद कर देना चाहिए था। वो रब्बी से अलग हो गई। वो वहां से चलते हुए तस्वीर के पास आए, फिर झुककर फर्श पर से तस्वीर उठा ली। उसकी नज़र शीबा के बिस्तर पर गई। वहां एक फाइल रखा हुआ था।
करीब आकर फाइल को उठाते हुए बोले, तुम फरहाद की हिस्ट्री पढ़ रही थीं? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, फिर करीब आते हुए बोली, मैंने सोचा मुझे फरहाद की कमज़ोरियाँ तलाश करनी चाहिए, और तलाश करते करते खुद कमज़ोर पड़ गईं। इसी तरह बुज़दिली से काम लोगी तो कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? जब तक सांस चल रही है तब तक ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर रसवंती और फरहाद से टकराव ज़रूर होगा। उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार रहना चाहिए, अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहिए। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। खौफ बुरी बला है, ये बला नज़र नहीं आती, अपने अंदर से पैदा होती है और अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाती चली जाती है। तुम उसे दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आज से तुम पर तनवीमी अमल किया करूँगा और उसके ज़रिए तुम्हारे दिमाग में इस्तेहकाम पैदा करूँगा। वो रब्बी के सामने फ़र्श पर दो जानू हो गई, उनके कदमों को छू कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से बाहर भेज दीजिए। जब से मैंने सुना है रसवंती और फरहाद ऐसे अफरादों के दिमागों में पहुँचेंगे जो आपके करीब रहते हैं या जिन पर आप ज़्यादा मेहरबान रहते हैं, तब से मैं परेशान हूँ। ये बात दिमाग से निकालना चाहती हूँ, लेकिन यही बात खौफ में दहशत में तब्दील होती जाती है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो ये खौफ हट जाएगा। उन्होंने थपक कर कहा, अच्छी बात है, मैं कल सुबह तुम्हारी रवानगी का फैसला करूँगा। शायद तुम्हें किसी ऐसी जगह भेज दूँ जहाँ मेरे सिवा कोई तुम तक न पहुँच सके। चलो अब आराम से सो जाओ। वो बिस्तर पर आकर बैठ गई, फिर रब्बी की हिदायत के मुताबिक चारों शाने चित लेट गई, अपने बदन को ढीला छोड़ दिया। रब्बी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर तनवीमी अमल शुरू किया, लेकिन ये अमल जारी नहीं रह सका। बिस्तर के सिरहाने वाली मेज़ पर रखे हुए कंप्यूटर के ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हो रहा था। उन्होंने कहा, कंप्यूटर का चैनल बता रहा है कि मास्टर की हमें मुखातिब कर रहा है। मैं ज़रा देर बाद तनवीमी अमल करूँगा, तुम इसे हैंडल करो। वो उठकर बैठ गई। उसने कंप्यूटर के ट्रांसमीटर के एक बटन को दबाया, उसके साथ ही मास्टर की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मादाम कंप्यूटर, तुमने इसराइली हुकूमत से जो सौदा तय कराया था उसमें हमें नाकामी हुई है। रब्बी असफंदियार ने उसके एक बटन को दबाया, आवाज़ बंद हो गई। दूसरी तरफ से भी कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। रब्बी ने मशवरा दिया, बेटी इससे पूछो क्या लैला अभी तक जिंदा है? क्या वो उसकी मौजूदगी से कोई फ़ायदा नहीं उठा सका? शीबा ने रब्बी के मशवरे के मुताबिक एक बटन को ऑन किया, वही सवाल तहरीर की सूरत में पेश किया। दूसरी तरफ जो कंप्यूटर के ट्रांसमीटर मास्टर की के पास था, वहां उसे तहरीरी जवाब मौसूल हो रहा होगा। थोड़ी देर बाद ही मास्टर की ने जवाब दिया, हाँ लैला अभी तक जिंदा है, मैं उसके ज़रिए सोनिया को ट्रैप करना चाहता था। शीबा ने एक बटन दबाकर तहरीरी सवाल किया, सिर्फ सोनिया को क्यों, फरहाद को क्यों भूल रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब मिला, इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो सज्जाद है। फरहाद किसी महफूज पनाहगाह में छुपा हुआ है और उसका बड़ी तवज्जो से इलाज किया जा रहा है। वो अभी तक जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर है, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता। सबा के इलाके में सिर्फ सोनिया ही एक अहम मोहरा थी। उसे मैंने बंदर सिरी बैगवान आने पर मजबूर किया था। वहाँ के एक कदीम तारीखी महल में जहाँ 1788 कमरे हैं, मेरे 10 मातहत मौजूद थे। वो 10 योगा के माहिर थे। रसवंती उनके दिमागों में नहीं पहुँच सकती थी, सोनिया उनके मुकाबले में ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती थी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रब्बी असफंदियार ने एक बटन को दबाकर उसकी आवाज़ बंद कर दी, फिर दूसरे बटन को दबाकर शीबा की तरफ से तहरीरी जवाब पेश किया। वो जवाब ये था, लेकिन के बाद कुछ ना कहो, हम समझ गए हैं आज तक कौन उनके मुकाबले में ठहर सका है जो तुम्हारे 10 योगा के माहिर ठहर सकते। तुमने फरहाद को चैलेंज किया था मगर एक सोनिया को ट्रैप न कर सके। मास्टर की ने कहा, मुझे ताने न दो, मैं उनके मुकाबले में कमज़ोर नहीं हूँ, अभी उनकी चालों को समझ रहा हूँ, वो किस अंदाज से मुकाबला करते हैं।
سونیا کی مکاریاں مشہور ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ ایسے زبردست دشمنوں کے مقابلے میں نہتی آ کر کس طرح مقابلہ کرتی ہے۔ میرے آدمیوں نے اس کی تلاشی لی تھی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا بلیڈ تھا۔ اس بلیڈ کے ساتھ محل میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ننھا سا بلیڈ میرے 10 آدمیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ ربی اسفندیار نے پھر اس بٹن کو دبا کر آواز بند کر دی۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔